As it is defined, agriculture means tilling of the land. Agriculture has become the way of life. That we say the culture. When from the hunter era we moved to the civilization, then agriculture started. Means earlier it was largely the horticulture. People were dependent on the fruits, vegetable, tubers, what they were getting from the forest and they were living. Then we started living in the colonies, the people. Then the agriculture started, growing of crops, selecting the crops and growing of the crops around. And then it started with the culture. Then at the same time, the people also adopted growing of some flowers in the temples and so on, for the worshipping and so on and so on. So horticulture also simultaneously progressed. Then fruits came, and like that horticulture also progressed. But agriculture became a way of life than the horticulture. Horticulture became more of the aesthetic values than the agriculture. Agriculture became the food. At the time people were not realizing that food also requires the nutrition. So agriculture largely developed, but horticulture became a choice of the people. It became a luxury of the people, like growing of vegetable in greenhouse in Europe, growing of the flowers for the people. And if I go back many a times, I say it may be that how it started. So it is said that if apple would not have been there, you would not have been there. So apple attracted. So they got together. Similarly, we say in the Indian context, if the flower would not have been there, then Dushyant would not have met her. And so that Bharata would not have started. So roses, they brought the Bharat. And similarly, many times if you go to the history, you will find कि जब रामचंद्र जी नहीं हुए थे, तब जब ऋषियों ने तपस्या की और फिर जनक जी ने फिर जो अपने क्या नाम था उनका, रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी जब उनसे संतों से बातचीत की तो उन्हें आम दिया गया, आम खाएं, और इस तरह की भी कहानियाँ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जन जन में हॉर्टिकल्चर है। तो पहले एग्रीकल्चर तो था ही नहीं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी नहीं होती थी। एग्रीकल्चर की पढ़ाई बेसिकली पढ़ाई के रूप में एग्रीकल्चर 1905 के आसपास हुई, जब सबसे बड़ा जो ये कहते हैं अकाल पड़ा था बंगाल में अराउंड 1885 के आसपास पड़ी थी। उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी ने कहा कि हमें रूरल को अगर डेवलप करना है तब एग्रीकल्चर पर ध्यान देना है। तो पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर का था वो पूसा, यानी कि जो अभी पूसा देखते हैं, वो पहले बिहार में था, जिसको कि फिफ्स ऑफ यूएसए भी कहते हैं। तो वहाँ पर उसकी एस्टेब्लिश हुई 1905 में। 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की शुरुआत हुई। फिर कॉलेज भी लगे। तो 1906 में सबसे पहला कॉलेज कानपुर का बना, फिर कोयम्बटूर का बना, नागपुर बना, और एक लालपुर में चला गया जो पाकिस्तान में है। इस तरह से एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च की शुरुआत हुई और थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर डेवलप करने लगा। जब आज़ादी का समय आया तो एक जो इंस्टीट्यूट था आपका चला गया। उस समय भी एक फिर वही जो हम कहते हैं ना कि तूफान आता है तभी हम जागृत होते हैं, उसी तरह से फिर एक अकाल पड़ा था वर्ल्ड वॉर के आसपास, बंगाल के अकाल था। तो एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई रूरल डेवलपमेंट कैसे हो। फिर उसमें आया कि यहाँ पर रूरल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। फिर बात चलती रही और 1960 में जाके मेटलाइज हुआ और सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में स्थापित हुई। और दैट यूनिवर्सिटी स्टार्टेड मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स। और उससे जो है सो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन में उनका बड़ा सहयोग रहा है। पंतनगर को भी कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक ही रहा है पंतनगर भी। तो आपका इस तरह से एग्रीकल्चर शुरू हुआ। फिर जो हमारी फूड की समस्याएं थी कि 50 मिलियन टन्स हम प्रोड्यूस करते थे और उस समय 40 करोड़ के पॉपुलेशन को नहीं खिला पाते थे, अमेरिका से हमें मंगाना पड़ता था। तो धीरे धीरे जो हमने प्रोड्यूस शुरू किया और सबसे बड़ा जो स्ट्राइकिंग चीज़ हुई जब वहाँ से मैक्सिकन व्हीट लाए और उसको हमारे वैज्ञानिकों ने उसको
अपने लाइक बनाया। पहले जो था उतना क्वालिटी अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रीडिंग के द्वारा उसको अपने लाइक बनाया। जब अपने लाइक बनाया तो उसकी प्रोडक्टिविटी सब बढ़ी, तो उसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, जो कि 60s के एंड में यानी कि 70s के एंड तक ग्रीन रिवोल्यूशन आया। हमारे पास खाद्यान्न की समस्याएं कम हो गई। जब हमारा पेट भर गया तब लोगों ने सोचा कि भाई आमदनी भी बढ़नी चाहिए। जब आमदनी बढ़नी चाहिए तो उसके लिए क्या किया जाए। केवल पंजाब में ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो उससे जो है सो हर जगह की अच्छाई नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो पेट तो भर रहा है, अब ग्रीन रिवोल्यूशन जहाँ हुआ वहाँ पर भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो अब क्या किया जाए। तब आह्वान आया कि हम डाइवर्सिफिकेशन करें, यानी कि विविधता करें। जो केवल कृषि है उसमें हमें विविधता लाएं, और जब विविधता आएगी तभी लोगों की आमदनी बढ़ सकती है। तो विविधता के लिए हॉर्टिकल्चर, एनिमल, जो आपकी लाइव स्टॉक्स हैं, इन सब पर थोड़ा सा 80s में जो है सो ध्यान दिया गया, थोड़ा सा ध्यान दिया गया। उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि ध्यान दिया जाना चाहिए था। फिर भी थोड़ी थोड़ी इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई, हॉर्टिकल्चर में भी इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई, डेयरी लाइव स्टॉक के लिए भी जो है काफ़ी प्रयास किए गए। लेकिन द टर्न ऑफ द सेंचुरी हैज़ बीन ऑफ हॉर्टिकल्चर। जो मैं भी आया था 97 में आया था एज ए हॉर्टिकल्चर कमिश्नर, एज ए रिसर्चर था पहले। वहाँ से हॉर्टिकल्चर में एक टर्न हुआ, उसमें हमने मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन का निर्माण किया, जो कि पहले हम नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया। नॉर्थ ईस्ट में हमने दिखाया कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की बहुत ही संभावनाएं हैं, और अगर हॉर्टिकल्चर को अगर अच्छे ढंग से किया जाए तो यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ सकती है। हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 30.5% टू GDP ऑफ एग्रीकल्चर, ओनली फ्रॉम 11% ऑफ द लैंड। दिस क्लियरली शोज द हॉर्टिकल्चर is giving more than it is using the resources। तो पहले तो ये हो गया। दूसरी बात है कि पहले फूड एंड न्यूट्रिशन, जो फूड सिक्योरिटी, लोग थोड़ा सा क्लियर नहीं थे। फूड सिक्योरिटी का मतलब हर समय यही सोचा गया कि स्टार्च यानी कि गेहूं चावल ही फूड सिक्योरिटी के रूप में देखा गया। वो गलत रहा, क्योंकि कोई भी मानव तभी जो है सो फ्रूटफुल होगा, तभी वर्किंग होगा, जब उसकी फुल फ्लेज न्यूट्रिशन मिले, यानी कि फुल तरह से उसको खाना मिले। खाना फूड सिक्योरिटी तभी होगा जबकि उसको न्यूट्रिशियस फूड मिले जिससे वो कोई काम कर सके। केवल उसको अगर चावल खिला देंगे तो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होंगे, विटामिन नहीं होंगे, तो ही विल बी सफरिंग फ्रॉम द वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस। और अभी भी जो भारत की स्थिति है, इसमें भी जो आपकी पॉपुलेशन है 300 मिलियन लोग अभी भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफिशियंसी सफ़र करते हैं, जिसके कारण कोई थोड़ा सा आँख से कमज़ोर हो जाता है, कोई ये हो जाता है, जैसे भी चाइल्ड एंड वुमन है उनका डेथ होता है। ये सब न्यूट्रिशन की कमी है। अब क्लाइमेट ऐसी बात नहीं है कि क्लाइमेट बदलती नहीं रही है। क्लाइमेट दोनों तरह से आप देखें, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखें। क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है, और मैं पॉजिटिव इस तरह से देखता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास इतना पावर है कि क्लाइमेट चेंज को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, ग्रेप का नाम आपने सुना, यानी कि अंगूर। अंगूर कभी भारत में होता नहीं था, क्योंकि अंगूर जो है सो बर्फीले जगह का फसल है। फ्रांस में, इटली में कुछ जगह का फसल है। भारत में इसको हम धीरे धीरे उगाना शुरू किए, और आज भारत में इसकी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है। और वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो हमने टेक्नोलॉजी चेंज किया, और जगहों पर एक प्रूनिंग होती है, इसको हमने 2 प्रूनिंग कर दी। और 2 प्रूनिंग कर से एक, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड प्रूनिंग, और दूसरे को बोलते हैं फॉरवर्ड प्रूनिंग, और एक करके यहाँ की प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ा दी। उसी तरह से लीजिए कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब भी आपकी फसल नहीं है, ये सब भी टेम्परेट होती है। हमने नई वेराइटी निकाली। पहले तो शुरू में था केवल विंटर में ही कॉलीफ्लावर आपको मिला करता था या कैबेज मिला करता था। उस समय वो वैरायटी नहीं थी कि जो है सो सेंसिटिव है, थर्मो सेंसिटिव वैरायटी बोलते हैं। तो जब हमने उसमें नई वैरायटी निकाली तो उसकी कैपेसिटी ये है कि वो हाई टेम्परेचर पर ही ग्रो हो जाता है। उस तरह से आलू लीजिए, आलू भी जो है सो पेरू में और इस सब में हुआ, यूरोप में ही होता था। जब यूरोपियन ने आलू को यहाँ 1500 कुछ ईस्वी में यहाँ पर लाए, तो सबसे पहले इसको ऊटी में, शिमला में, यहीं पर ग्रो किया गया। लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करके इसको हमने प्लेन में ग्रो शुरू किया, और अभी हमारे पास वैरायटी कुछ ऐसी भी हैं
जिसको कि हम थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल जैसे महाराष्ट्र वगैरह में भी अब हम ग्रो कर सकते हैं आलू को। ये तो बदलाव हो रहा है। तो जहाँ तक क्लाइमेट चेंज के द्वारा क्रॉप की एडेप्टेबिलिटी की बात है, तो क्लाइमेट पौधे को हम डेवलप करके किसी भी जगह पर एडॉप्ट करा सकते हैं। तो हमें साइंस अगर लगाना, टेक्नोलॉजी और वेराइटीज़ के द्वारा हम क्लाइमेट चेंज को बखूबी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो 2 एग्जाम्पल दिया। सबसे बड़ा तो कंज्यूमर मार्केट आपका है, दूसरे लोग आपको एक्सपोर्ट करना देखते हैं। अब कभी हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट की बात करते हैं नीदरलैंड की, भाई अगर वो कुछ ग्रो करते हैं तो उनको एक्सपोर्ट ही करेंगे, जो भी कुछ फ्लावर ही ग्रो करते हैं और क्या ग्रो करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं। तो पहला बेस तो है कि इंडियन मार्केट, इंडिया में कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है और इनकम लेवल भी बढ़ रही है। लेकिन जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, वो भी ज़रूरत है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक्सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो हमारा एक्सपोर्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो सभी एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में मेजर एक्सपोर्ट अभी क्या है, राइस का आपका एक्सपोर्ट है, फिर थोड़ा सा ऑयल सीड में कास्टर का थोड़ा सा है, और कुछ हमारे जो इथनिक पॉपुलेशन है उनको मीट करने के लिए अदर चीज़ों का भी एक्सपोर्ट है। और हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कैसू, हॉर्टिकल्चर में कैसू का है, जिसमें दोनों हैं, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। अभी ऑनियन का एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गया है टू मीट आवर रिक्वायरमेंट बाहर में। फिर टी, कॉफ़ी, रबर के भी जो है सो एक्सपोर्ट है। तो एग्रीकल्चर का हॉर्टिकल्चर है करीब करीब 40-42% हॉर्टिकल्चर क्रॉप से हो रहा है। और अभी जो नया ट्रेंड आया है उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स का भी एक्सपोर्ट, खास के आपके यूएई ये सब में जो है सो फ्रेश का भी बढ़ गया है। बनाना का जैसे हम कहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं है, तो बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, लेकिन बनाना का भी एक्सपोर्ट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे याद है कि वे बैक इन 2000 and so इस जो स्टोरेज कैपेसिटी उसकी क्राइसिस थी, हम लोगों ने एक रेगुलेशंस बनवाया, 2-3 तरह की आई। एक पॉलिसी रेगुलेशंस, उससे पहले जो है सो जितने भी कोल्ड स्टोरेज थे दैट वाज रेगुलेटेड बाय द डिप्टी कलेक्टर्स, इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने उसको रिपील कर दिया। रिपील करने के बाद हमने उसमें एक असिस्टेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से आई कि जो भी कोल्ड स्टोरेज बनेंगे उसमें हम बैक एडेड जो है सो असिस्टेंस देंगे, जो कि करीब अप्रॉक्सीमेट 25% ऑफ टोटल कॉस्ट होगा। इससे हमारी कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी तो इतनी बढ़ गई कि टोटल स्टोर हम कर सकते हैं। लेकिन अभी भारत में क्या है कि कोल्ड स्टोरेज का उपयोग ज़्यादातर आलू वगैरह को करने में भी करते हैं, उसमें भी हमने काफ़ी बदलाव किया, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आलू मीठा हो जाता है। परिवर्तन हो रहे हैं, बट वील कंटिन्यू टू हैव ए लॉस ऑफ फ्रूट्स, उतना बहुत तो होगा ही, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पेरिसेबल हैं, ट्रांसपोर्ट में कुछ लॉस होंगे। कभी ज़्यादातर लॉसेस तभी होते हैं जब प्राइस नहीं मिलता है लोगों को, तो अगर हम पैक कर दें तो कभी कभी ऐसा है जब पैकिंग कॉस्ट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, तो वैसे स्थिति में कोई पैक करने में इतना खर्च नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पैसे मिल रहे हैं, पैकिंग बदल रही है। अगर आप 10 साल पहले की पैकिंग अगर देखें आपके भारत की और आज की पैकिंग देखें तो काफ़ी परिवर्तन आ गया। देयर इज नो रेडीमेड सोल्यूशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कि पेड़ में कैसे उगाएं, फिर थिनिंग जो अभी हमारे लोग नहीं करते हैं, कि बहुत सारे लॉसेस ऐसे होते हैं कि एक स्टैंडर्ड है, आप भी जाएंगे खरीदने के लिए, बड़ा एप्पल होगा तो उसको खरीदेंगे, छोटे को नहीं खरीदेंगे। तो छोटे वाले जब नहीं खरीद में आते हैं तो वो जो है सो फैक्ट्री में देना चाहते हैं, फैक्ट्री में भी अगर उसका उपयोग नहीं होता तो वो नहीं लेते हैं। पहले कंसेप्ट क्या था कि प्रोसेसिंग में सभी वैरायटी जा सकती हैं जो कि वेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोसेसिंग के लिए अगर हमको करना है तो उसके लिए हमको उसी तरह की वैरायटी ग्रो करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट आ रहा है, चाहे टोमेटो हो चाहे पोटैटो हो। मुझे याद है कि एक बार आलू की क्राइसिस थी, वे बैक इन 98-99 में क्राइसिस थी। कमल पांडे हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक SFAC के MD थे, उससे कहा कि आप जाइए और प्रोसेसिंग कीजिए। ही हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एट द टाइम, प्रोसेसिंग कैसे करें। मेरे पास आ गया, मैं कमिश्नर था, मैं कहा, मैंने लिख के दिया कि इट इज़ नॉट ए क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग इज नॉट ए क्राइसिस मैनेजमेंट। आप लोग भी कभी कभी कहते हो कि प्रोसेस होना चाहिए, इट इज़ नॉट ए क्राइसिस मैनेजमेंट। प्रोसेसिंग करनी है तो उसी के अनुसार आपको ग्रो करना होगा।
जो वैरायटी प्रोसेसिंग के लिए वही सूटेबल है। ड्राई मैटर कंटेंट वगैरह जो है तो देख के ही वैरायटी होगा। और सभी ऑनियन को आप प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। ये सोच लेना कि वेस्ट को हम प्रोसेसिंग करके लॉस कम कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्या कि आप नहीं कर सकते। देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज कि हमारी कल्टीवेशन जो हो उसी प्रकार से हो कि हम ये करें कि जिस तरह की डिमांड है उस तरह से हम प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें मार्केटिंग का प्रॉब्लम कम रहेगा। टोमेटो में है, आप लोग भी लिखते हो कि फार्मर फेंक रहे हैं, क्यों फेंक रहे हैं? हम एक साथ हुआ तो सबके सब एक ही साथ लगाएंगे, एक ही साथ हार्वेस्ट करेंगे, खाने वाले तो उतने ही रह जाएंगे ना, फिर क्या होगा? ग्रुप ऑफ पीपुल है जो कि इस समय लगाए, इतने ग्रुप ऑफ पीपुल है इसमें लगाए, इतने ग्रुप है इसमें लगाए, जिससे कि एक मार्केट में नहीं हो। मैंने एक एनालिसिस किया था आलू का, और काफ़ी वो जो है सो करीब 50 साल के डाटा के द्वारा हमने एनालिसिस किया था। उसमें मैं पाया था कि आलू का प्रोडक्शन अगर 4% से एकाएक बढ़ता है तो क्राइसिस आती है। तो आपको कोशिश कर दी है कि 4% से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़े, लेकिन होता क्या है कि इस साल जो है सो प्राइस अगर अच्छा रहा, एकाएक अगले साल देखेंगे सभी लोग आलू लगा देते हैं, फिर क्रैश करता है, फिर कम लोग लगाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहेगा, आप लोग भी लिखते रहोगे, लेकिन ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि लोग बाग कंप्लीटली उससे एसोसिएटेड ना हो जाए कि ना हमको इतना ही ग्रो करना है जितना कि होगा। और ये प्रॉब्लम तो हर जगह है। अगर हमको आलू की प्रोसेसिंग करनी है तो आलू की जो प्रोसेसिंग वैरायटी उसी को हमको लगाना है। अगर दूसरी वैरायटी लगाएंगे तो नहीं कर सकते कि उसमें ड्राई मैटर उतना नहीं होता है जिसकी हम प्रोसेसिंग कर सकें। वैसे बढ़ोतरी हुई है, आप देखिए प्रोसेसिंग वैरायटी काफ़ी लोग लगा रहे हैं। जो प्रोसेसिंग वैरायटी हमारी है, हमारी चिप्सोना 1, 2, 3, 4 हम लोग निकाला, उसमें चिप्सोना 2 काफ़ी मात्रा में लगती है जिसको प्रोसेसिंग में जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि उसका भी हम लोगों ने बदलाव किया कि अगर कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे तो उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो हमने बताया ना कि 12 डिग्री सेल्सियस पर अगर उसको रखेंगे तो उसको प्रोसेस कर सकते हैं। सब बदलाव तो धीरे धीरे आ रहा है। इसलिए पहले मुझे याद है कि 98 में हार्डली अबाउट 1% भी प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे। अभी कम से कम 5 से 6% तो आपका प्रोसेस हो रहे हैं आलू के। और इसलिए बहुत सारे जो इम्पोर्ट हो रहे थे वो थोड़े सब्स्टिट्यूट हो गए हैं जो हमारे यहाँ के प्रोसेस्ड है, चाहे चिप्स बन रहे हों और या फिर आपके पाउडर्स बन रहे हों, चाहे फ्रेंच फ्राइज हैं, वो सब अपने यहाँ के आलू से बन रहा है। Then, what is the suggestion for farmers to double their income and the quantity of the yield? देखिए, वो तो 16 वॉल्यूम में दलवाई साहब ने लिखा है, हमारे एनालिसिस किया है। लेकिन मैंने तो देखा है कि टेक्नोलॉजी का एडॉप्शंस करके किसान अपनी आमदनी को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। चॉइस ऑफ द क्रॉप, और जैसे केला ही है फॉर एग्जांपल, मैंने केला करने वाले के बहुत लोगों का लाइफ देखा है जिनको कि 2 शाम का खाना नहीं मिलता था। बल्कि थोड़े दिन पहले, 6 महीने पहले मैं जलगांव में था और उस समय यही लोगों में इलेक्शन से पहले की बात थी कि भाई प्राइस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने उनसे बात की, हम कही भाई तुम सबको तो मैं जानता हूँ, तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, सबके सब तुम अभी बड़े बड़े गाड़ी में आए हो, तो सब एक केला का पैसा है। तो केला में टिश्यू कल्चर आया, ड्रिप इरीगेशन आया, जिन लोगों ने पूरा एडॉप्ट किया वो माला माल हो गए। एक किसान ऐसे भी से मैं मिला जो कि बता रहा था कि साहब मैं चाय की दुकान किया करता था, पहला टिश्यू कल्चर लगाया, पहले से लगा कि नुकसान हो जाएगा, लेकिन उससे हमें इतना फ़ायदा हुआ कि हर साल मैं लगाने लगा। और पहले लीज लेके लगाया और लीज लैंड को ही बाद में मैंने खरीद लिया, इतना बड़ा हो गया। तो ऐसे बहुत बदलने वाले के आप जो पोम ग्रेड्स लगाए हैं उनका भी देखिए कि उनमें भी काफ़ी बदलाव हुआ है। अब ठीक है, आलू लगाने वाले भी कितना भी कले छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि 2 साल से उनको नुकसान कुछ लोगों को हुआ है, सब लोग को नहीं हुआ है। उसमें भी जो तेज लोग रहे उन्होंने चिप्सोना लगाया, चिप्सोना का रेट अच्छा मिला, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में भी ये है कि अगर कभी किसान सोच ले कि ये सस्ता दे रहा है हमको सीड, उसको जाके लगा देते हैं, बाद में पता लगा कि वो सस्ता वाला सीड में कुछ नहीं हुआ, खाद पानी आपने सब कुछ डाला, कुछ नहीं हुआ। तो किसान की आमदनी डबल ही नहीं ट्रिपल हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक तो ये देखिए जो कहा गया है कि 22 तक हमको डबल करनी है, ये तो एक नोशन, इसको ये मान के चलिए एक नोशन है कि हम टेक्नोलॉजी का उसमें प्रावधान करें। लॉजिस्टिक भी बड़ा जरूरी है।
गवर्नमेंट को इसमें क्या करना है कि अगर हमारा पानी वेस्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास अगर पैसे हैं तो जितने भी हमारी कैनाल हैं सभी कैनाल्स को पाइपलाइन को बदल देना चाहिए। किसानों के खेत तक अगर पानी जाता है और वो भी कैनाल में जाता है, ओपन सिस्टम से जाता है, तो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रिएट करना चाहिए। कृषि की प्रगति के लिए जरूरी है कि अच्छे रोड हों, तभी आपका इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, स्टोरेज सिस्टम हो, और उसके लिए केवल गवर्नमेंट को नहीं करके हमें अट्रैक्ट करना है, पॉलिसीज कुछ चेंजेस करनी है। पॉलिसी चेंजेस के द्वारा हमें प्राइवेट प्लेयर को अट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल के मैं बताता हूँ, बहुत सारे स्टोरेज है गवर्नमेंट के चले नहीं, प्राइवेट सेक्टर का मैं देखा, वहाँ अभी बिहार में गया था, मेज का स्टोरेज है। अच्छा, हम लोगों ने तो उसमें दे दिया, रिसीट देने पर आपको बैंक से भी लोन मिल जाता है, जो गोडाउन रिसीट्स होते हैं उसको, वो सब नियम तो बन गया है, थोड़ी बहुत और बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। उसके यहाँ देखा कि लोगों ने कहा कि साहब इस स्टोरेज में हम रखते हैं, भले ही पैसा लेता है ज़्यादा, फिर इसमें रखते हैं, क्या कि इसमें मॉइस्चर में थोड़ा भी लॉस नहीं होता है, हमारी क्वालिटी में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है, और ही गेट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सेल प्राइस जो है कहते हैं किसान, इसलिए वो ज़्यादा पैसा दे के भी उसमें रख रहा है, गवर्नमेंट में नहीं जा रहा है। तो ये जो कम्पिटिटिवनेस है, और इसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं, अगर आप मान लो कि एक पत्रकार आप हो, तो अकेले हो तो आपकी मोनोपोली हो जाएगी, तो जो चाहोगे करोगे, लेकिन 3-4 पत्रकार हैं तो एवरीबडी वांट्स टू डू हिज बिजनेस, तो देन दे विल गो इन द डिफरेंट इनोवेशंस दे विल बी डूइंग। तो ये जो है हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिस्टिक में भी, सभी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इनकरेज करके उसमें लाएं, तब जो है सो परिवर्तन डेफिनेटली है, और इनकी आमदनी डबल क्या, मैं तो कह सकता हूँ ट्रिपल हो सकती है।